एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। सो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझ चुके हैं और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के सारे ग्राफ्स हमने एक इंडिविजुअल वीडियो में भी डिस्कस कर चुका है। उसके बाद जो मेन मुद्दा है थर्मोडायनेमिक्स का वो आज से शुरू हो रहा, आप कह सकते हैं। पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो नया है आपके लिए, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो आज का वीडियो का पर्पस हमारा यह है कि आज हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बहुत डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको अलग से कुछ इंटरनल एनर्जी का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी को समझना। उससे पहले इसके डेफिनेशंस को आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम यहाँ अब नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपके स्क्रीन के सामने जो है डेफिनेशंस आ रही है, उसको पढ़िएगा और लिखने का कोशिश कीजिएगा। हम पढ़ते हैं, समझाएंगे उसके बाद बहुत डिटेल में। इंटरनल एनर्जी इसका क्या कह रहा है? इंटरनल एनर्जी देखिए ध्यान से, ई लिखा हुआ है और हमने यहाँ इंटरनल एनर्जी को ई और यू दोनों लिखा है। जनरली ई मतलब एनर्जी होता है, तो कई सारे एनर्जीज ई से लिखे जाते हैं। हम लोग कंफ्यूज ना हो इस वजह से हमने कोशिश किया है कि हर जगह इंटरनल एनर्जी को क्या लिखना है? यू लिखना है। बार बार नोट्स में ई लिख के आएगा, आपको भी अभी ई दिख रहा होगा, बट हम क्या कर रहे हैं? यू मानेंगे, क्योंकि लिखते समय कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे एनर्जीज हैं यहाँ। क्लियर है ना? सो हम लोग इंटरनल एनर्जी को यू लिखेंगे। सो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इसके डेफिनेशंस को देखिएगा क्या कह रहा है। एवरी सिस्टम having some quantity of matter is associated with a definite amount of energy. This energy is known as internal energy. कोई भी सिस्टम के पास क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ मैटर होता है और वो मैटर के पास एक डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होता है, रहता है उसके पास पहले से। उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। समझते हैं। लेट्स सपोज यू हैव अ सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर आपने कुछ मैटर भर के रखा है, ठीक है कि नहीं? इस सिस्टम के अंदर क्या है? एक मैटर है, कोई भी मैटर हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, आपको पता है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में थर्मोडायनामिक्स में डिस्कशन नहीं होता, मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे या ढेर सारे एटम्स होंगे या ढेर सारे आयंस होंगे, कुछ होंगे। वो ढेर सारे जो मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए लेट्स सपोज हमके सामने ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर में कौन कौन से एनर्जीज हो सकते हैं? तो बहुत सारे एनर्जीज हो सकते हैं। तो बहुत सारे एनर्जीज क्या क्या हो सकता है बताइए ना जरा। हम कह रहे हैं इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी होना हो सकता है। ट्रांसलेशनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सर ये मूव कर सकता है कि नहीं? अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसके पास कौन सा एनर्जी होना चाहिए? ट्रांसलेशनल एनर्जी होना चाहिए। हो सकता है ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा हो, तो अगर रोटेट कर रहा हो तो उसके लिए अलग से एनर्जी चाहिए, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। एक एनर्जी के बारे में आपने बोला, दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी। दूसरा एनर्जी आपने बोला एनर्जी ऑफ रोटेशन। अगर ये मॉलिक्यूल है तो पक्का बॉन्ड्स होंगे मॉलिक्यूल के बीच में, तो बॉन्ड के भी एनर्जी होते हैं, आपको पता है। बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स। हो सकता है ये मॉलिक्यूल अपने ही प्लेस पे क्या हो रहा होगा? वाइब्रेट कर रहा होगा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये एक और एनर्जी हो गया, वाइब्रेशन एनर्जी। अरे भाई साहब, बहुत सारे एनर्जी हो सकता है इनमें कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई साहब ढेर सारे एनर्जीज हो सकते हैं। उन सभी एनर्जीज के समेशन को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। So what is internal energy? It is the sum of the total energy associated by the matter present in a system. किसी सिस्टम में प्रेजेंट जो मैटर होता है, उसके पास जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, चाहे वो कोई भी एनर्जीज हो, उनको ऐड करने के बाद जो एनर्जी निकल के आता है, उसका नाम हम यूनिफॉर्मली एक नाम देते हैं। नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी का मतलब समझ में आया कि किसी सिस्टम के अंदर जितना एनर्जी स्टोर्ड है, उसी को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। वो कौन कौन से एनर्जी स्टोर हो सकते हैं? कई सारे एनर्जीज स्टोर हो सकते हैं, उन सभी का समेशन को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड। बट यहां पर एक बात नहीं लिखा हुआ है जो हम आपको नोट कराना चाहेंगे। हर बातें नोट मतलब नोट्स के थ्रू बताना संभव नहीं होता, कुछ कुछ बातें अलग से भी समझना होता है। याद रखिएगा, यह हमने बोला कि सारे एनर्जीज का समेशन को क्या कहते हैं?
इंटरनल एनर्जी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है। कौन सा एनर्जी? ये पूछा गया है एक बार सवाल जेईई मेंस में, इसीलिए याद आ गया। ग्रेविटेशनल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता, बाकी सारे एनर्जीज आप ले सकते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को कि हियर द ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ग्रेविटी, एनर्जी ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। यहां ग्रेविटी का एनर्जी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते इंटरनल एनर्जी में। बाकी जितने सारे मॉलिक्यूल या एटम या आयन के एनर्जीज है सबको सम कर दीजिए, क्या निकल के आएगा आपके पास? इंटरनल एनर्जी निकल करके आएगा। बोलिए समझ में आ गया है? क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब हम देखने जाएंगे कि ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है इसके अंदर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन समझेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। वन बाय वन समझते चलेंगे, नोट्स आपके सामने आ रहा है। पहला पॉइंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको समझेंगे, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो तरह के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे है इस बात को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी मतलब यह है एक स्टेट फंक्शन। दो तरह का फंक्शन हमने आपको पढ़ाया, एक स्टेट फंक्शन और एक आपका पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन को आप पॉइंट फंक्शन भी कहते थे, जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरे रास्ते के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो कि हम अभी डिटेल में समझेंगे। फिर से आगे कह रहा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच द फाइनल स्टेट इज रिच्ड। अगर किसी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम चेंज करें ना, तो वो किस तरह से हम इसको इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता। वो बस इस बात पर डिपेंड करता है कि पहले कितना इंटरनल एनर्जी था और अब कितना इंटरनल एनर्जी है। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब स्टेट प्रॉपर्टी है, अभी जस्ट बताया ना, वो बात एक्सटेंड करके लिखा हुआ है कि पहले कितना इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का और बाद में कितना इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का। इस बात से मतलब है कैसे आपने चेंज किया, इस बात से कोई मतलब इंटरनल एनर्जी को नहीं है। आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस। किसी साइक्लिक प्रोसेस में, ऑलरेडी बता चुके हैं फिर बता रहे हैं, किसी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि एक स्टेट प्रॉपर्टी है। फिर बताएंगे, समझा देते हैं, अभी समझा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप नोट्स बना दीजिए पहले, उसके बाद The internal energy of an ideal gas is a function of temperature only। किसी आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, किसी और वजह से उसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा इस वजह से टेम्परेचर में, अगर आप किसी तरह से उसमें चेंज ला पाओगे तभी जाकर के उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। किसी आइडियल गैस के बारे में बात हो रहा है, और आइडियल गैस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में जो आइडियल गैस का डेफिनेशन है वो भी बदल चुका है, जो कि आगे हम बताएंगे। आइडियल गैस अभी तक आप ये समझते हैं कि जो एक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये अगर जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, उसको फॉलो करता है। लेकिन नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस का डेफिनेशन भी बदल चुका है, वो हम आगे बताएंगे। अगर कोई आइडियल गैस है, उसके लिए अगर इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है आपको, तो एक ही उपाय है, उसका टेम्परेचर बदलना होगा। अब उसका टेम्परेचर किसी भी तरह से बदलिए, वो आप पर डिपेंड करता है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, internal energy of a system depends upon the quantity of substance। इंटरनल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करता है? कि सिस्टम के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है। ओके, इट्स केमिकल नेचर, केमिकल नेचर क्या है? रिएक्टिव है ज्यादा कि कम रिएक्टिव है, इस तरह का। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है कौन? इंटरनल एनर्जी। अभी हम एक एक करके चीजों को डिटेल में लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है क्या, द यूनिट ऑफ ई मतलब है यहां पर इंटरनल एनर्जी इन अर्ग्स इन सीजीएस और जूल्स इन एसआई। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग, यही तो लिख रहा है। और नीचे लिख रहा है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, पहले से पता है सर। चलिए अभी तक जो बातें हमने यहां पर कहा उसको डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे वन बाय वन। पहला बात जो हमने यहां पर कहा था कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, ये रहा एक सिस्टम। हम बार बार इस चीज को बनाएंगे ताकि आप समझ पाए ठीक से। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर आपने कोई सब्सटेंस रखा है, कोई मैटर रखा है, ठीक है। अब आपको ये पूछा जा रहा है बच्चा कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? आपने नोट में ये बात पढ़ा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि
इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करता है कि सिस्टम के अंदर कितना सब्सटेंस है। ऐसा प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के अंदर कितना मटेरियल है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करे, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डिपेंड नहीं करे उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, quantity of substance, quantity of substance in the system, सिस्टम के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, इस बात पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। इस वजह से इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? एक्सटेंसिव। इंटेंसिव कब होता है? जब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो प्रीवियस जो भी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं वो आपको आना चाहिए, पहले ही बात क्लियर करते हैं। ऑलरेडी ये सब बातें पढ़ाया जा चुका है, ठीक है कि नहीं? आगे बात करते हैं। दूसरा बात कि क्या ये पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है? दो तरह का फंक्शन हमने पढ़ाया। एक पढ़ाया था स्टेट फंक्शन, और एक पढ़ाया था पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन को आप पॉइंट फंक्शन भी कहते थे, पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में ये बात कहा जा रहा है कि ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को जब भी चेंज करने जाइएगा, इसका क्या बोल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी आपको चेंज करना है। मान लीजिए पहले इंटरनल एनर्जी लेट्स सपोज U1 है, और बाद में कुछ भी आपने इसमें किया, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, U2 बन गया। मान लेते हैं, हो सकता है इंटरनल एनर्जी बढ़ गया हो सकता है इंटरनल एनर्जी घट गया होगा, चेंज हो गया लेट्स सपोज। तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है बच्चा कि किस तरह से आपने चेंज किया है, बस वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो पहले कितना था, अब कितना है। मतलब जब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो दैट विल बी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी करोगे हमेशा। क्लियर है कि नहीं? और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह से इंटरनल एनर्जी को आपने चेंज किया है, बस ये देखा जाता है कि पहले कितना इंटरनल एनर्जी था और बाद में कितना इंटरनल एनर्जी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन। रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। पाथ फंक्शन का हमने एग्जांपल आपको दे दिया था कि वर्क और हीट, ये याद रखिएगा, वर्क और हीट को हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन। बाकी सबको हम किसके अंदर में रखते हैं, स्टेट फंक्शन के अंदर में। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट जो आपने डिस्कस किया वो क्या था, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। यही बात कह रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये बात लिखा हुआ था, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर ये जो सिस्टम है इसके अंदर में क्या रखा हुआ है, आइडियल गैस है। अगर सिस्टम के अंदर में क्या है, अगर सिस्टम के अंदर में ये जो सिस्टम है इसके अंदर में आपने क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस रखा है, आइडियल गैस। अगर इसके अंदर में आइडियल गैस है, और थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या है आइडियल गैस का वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ इसके अंदर में क्या है, सिर्फ आइडियल गैस है और इसका इंटरनल एनर्जी आपको चेंज करना है, तो आपका दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आपको टेम्परेचर चेंज करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टू चेंज इंटरनल एनर्जी वी रिक्वायर टू चेंज its temperature, to change its temperature by any means, मतलब कैसे भी आपको टेम्परेचर बदलना है, इस बात से सिर्फ मतलब रखेंगे। हमको अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करना किसी आइडियल गैस वाले सिस्टम का, तो हमें टेम्परेचर बदलना होगा, इस बात को ध्यान रखना है। कैसे चेंज करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, टेम्परेचर बदलने का कई तरीके हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा वो क्या है, अगर आप नोट कर चुके हैं वहां से ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि हम पॉइंट वाइज सब चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं, सिर्फ नोट बनाने से काम नहीं चलेगा, बाकी चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिख रहा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। पहले बता चुके हैं पहला पॉइंट में, इंटरनल एनर्जी क्या डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे, इसीलिए तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इट्स केमिकल नेचर, इसके केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर में जो सब्सटेंस आपने डाला है वो हाई रिएक्टिव है कि लो रिएक्टिव है, किस तरह का है। दूसरा बात कि अभी टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। मतलब इंटरनल एनर्जी
किस किस बात पर डिपेंड करता है अगर आपसे बोले, सो यू डिपेंड्स अपॉन, यहां पर हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, यू डिपेंड्स अपॉन, पहला बात क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, बोलो हाँ कि ना, क्या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दूसरा बात नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ केमिकल, बोलिए जो केमिकल सिस्टम के अंदर में है, तीसरा बात अभी प्रेशर कितना है, अभी इसके पास प्रेशर कितना है, चौथा बात अभी टेम्परेचर कितना है, और पांचवा बात, फिफ्थ पॉइंट, इसका वॉल्यूम कितना है अभी। अरे क्वांटिटी पर डिपेंड किया मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड कर गया नहीं यार, वॉल्यूम कम होगा मतलब क्वांटिटी कम होगा, सिंपल सी बात है। इतने सारे फैक्टर्स पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है, इसको आराम से पॉइंट बना करके आप बॉक्स बना के लिख के रख सकते हैं। इन चीजों में अगर चेंजेस आते हैं एनी हाउ बाई एनी मीन्स, you will find that your internal energy is changed. If you require any situation whether you have to change the internal energy, you have to change these situations. इनमें से कोई भी चेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है की बात है, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा है इसका यूनिट क्या होगा। सर ये एक एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट जनरली ऐसा यूनिट अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट इंटरनल एनर्जी का क्या हो जाएगा, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, दिस इज ऐसा यूनिट लिख चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग, क्या होगा, अर्ग। और इन दोनों में कन्वर्जन अगर आपको चाहिए होगा तो क्या याद रखिएगा, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है क्या। ये सब बातें ऑलरेडी आप जानते हैं, फिजिक्स में अगर वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़े हैं तो आप ये सब बातें जानते हैं। क्या इंटरनल एनर्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे समझना था, एक पॉइंट यहाँ पे शायद मिस हुआ, साइक्लिक प्रोसेस वाला यहाँ पे तो पढ़े ही नहीं ना, कौन सा नंबर पॉइंट का ये बात था, यस डी नंबर पॉइंट में एक बात था, बोल रहा है बच्चा कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो जीरो होता है, चेंज नहीं होता। कैसे, अगर आप साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ देखें, हमने साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ बताया है आपको कि मान के चलिए एक सिस्टम के अंदर कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ए से बी एक प्रोसेस हुआ, बी से सी एक प्रोसेस हुआ, बी से सी एक प्रोसेस हुआ, सी से डी अगेन एक प्रोसेस हुआ, ऐसे प्रोसेस जा रहा है, ए से बी फिर बी से सी, अरे प्रोसेस हो रहा मतलब स्टेट में चेंज हो रहा, कुछ हो रहा, फिर सी से डी में चेंज हुआ, फिर डी से वापस ए में चला गया, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, वैसा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक प्रोसेस। और आप देख पा रहे हैं जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए तो उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा यार, यहां पर जितना इंटरनल एनर्जी था वापस घूम करके जब आओगे तो इंटरनल एनर्जी उतना ही हो जाएगा, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगा, U2 - U1 दैट विल बी 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है कि नहीं। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे पहले भी पढ़ाया जा चुका है हमारा, क्या सारे बातें कवर हो चुकी है, क्या सारे बातें कवर हो चुकी है। अब हमारा टारगेट ये है कि सर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, नाउ हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज द पर्पस टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हम इंटरनल एनर्जी क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का कोशिश किया। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी को अगर चेंज करना है तो क्या-क्या तरीके हैं उसको चेंज करने का और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, ध्यान दीजिए। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है, हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो आपको मैं बता दूं, यू कैन नॉट कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हेडिंग लगा हुआ है और उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज नाइदर possible nor necessary to calculate the absolute value of internal energy of the system. Then उसके बाद जो भी लिखा हुआ है हम समझते हैं, आपको नोट्स दिख रहा होगा, आराम से लिख लीजिएगा। कोई सिस्टम है और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के पास अभी कितना इंटरनल एनर्जी है ये कैलकुलेट कर पाना, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका एग्जैक्टली अभी कितना इंटरनल एनर्जी है ये कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे हैं हम।
As I said before, what is internal energy? It is the sum of all the energies associated with the system. इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो जितने टाइप के एनर्जीज को कैरी करते हैं सबका समेशन को ही क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। और बहुत टाइप के एनर्जीज हो सकते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम किसी एक चीज को छोड़ सकते हैं आप गलती से, तो एग्जैक्टली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर अभी इसका इंटरनल एनर्जी U है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू of U cannot be determined। अभी कितना एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी है ये निकालना बहुत मुश्किल है, आप कह सकते हैं निकालने का जरूरत भी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट दैट। सो व्हाट इज नेसेसरी? इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो द हेडिंग इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब कितना इंटरनल एनर्जी में आपने चेंज किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरनल एनर्जी में जो चेंज करेंगे आप वो निकालना पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली। ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप निकाल सकते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? लेट्स सपोज इसका इंटरनल एनर्जी अभी U इनिशियल है, आपको जो भी नोट्स अभी जा रहा ना E लिख रहा है उसमें E इनिशियल, ठीक है, तो आप यहां पर U लिख रहे हैं। इंटरनल एनर्जी अभी शुरुआत में क्या है इसका? इनिशियल इंटरनल एनर्जी, दैट इज U इनिशियल। और बाद में आपने इसमें कुछ किया, अब कुछ किया, क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। और बाद में जाकर के फाइनल इसका इंटरनल एनर्जी UF हो गया। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एंड इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट, हम लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन इज पॉसिबल। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे ना बच्चा, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी निकाला ही नहीं जा सकता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे आप लोग। किसी एक जगह को रेफरेंस मानते थे और रेफरेंस पॉइंट पर आप क्या करते थे? उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते थे और उस हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल एनर्जी निकाला करते थे। जैसे कि मान के चलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं है? आप h हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को लेके गए, इस जगह इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? आप लिखते थे सर h हाइट तक अगर लेके गए हैं तो इस पर फोर्स एक लगता था सर नीचे की तरफ mg, और इंटरनल एनर्जी वर्क करना पड़ता है, वर्क जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर mgh हो जाता था, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता ना, तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, फोर्स की जगह mg लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह h लिख दिया, तो ये आप लिखते थे क्या? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। असल में mgh होगा ही नहीं, अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तुमने 0 माना है ना तभी यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh है, अगर यहां 0 नहीं माना तो नहीं होगा। मतलब आपने जो निकाला ना अभी वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mgh, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो अब mgh निकला है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है बच्चा। एक जगह रेफरेंस माने हो 0 आपने माना है, क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली ये कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। एक जगह क्या करते हैं हम लोग? 0 मान लेते हैं, शुरुआत में कितना है 0 मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि शुरुआत में इतना है तो बहुत अच्छा बात है, क्लियर है कि नहीं? तो ये बात तो क्लियर हो चुका है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसका निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के तरफ हम लोग का ध्यान रहेगा कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे कर सकते हैं, पहला बात, और दूसरा बात कितना चेंज कर सकते हैं इस बात, क्लियर है कि नहीं? कैसे चेंज कर सकते हैं और कितना चेंज कर सकते हैं, ये दो बातों पर डिस्कस होगा आगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी, इफ फाइनल इंटरनल एनर्जी इज मोर देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा? बोलो, पॉजिटिव होगा, बोलो हाँ कि ना? अरे UF माइनस U इन, मतलब U फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल, अगर ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। सो उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है। अगर इनिशियल इंटरनल एनर्जी से फाइनल इंटरनल एनर्जी कम हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अगर ऐसा हो फाइनल इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है। अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से कम हो जाए तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है। बोलने का मतलब यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्या बातें समझ में आ गया है? अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो हमें अभी ये समझना है कि इस इंटरनल एनर्जी को चेंज, पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी था और बाद में फाइनल इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू आया है, अलग अलग आया है, उसको चेंज हम कैसे कर सकते हैं, उसको चेंज हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हमारा ये ड्यूटी है, ये समझना है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो निकालना पॉसिबल नहीं है। ध्यान अब हमारा किधर है कि किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी हमें चेंज करना है और उसे कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आ सकता है? लेट्स सपोज इट इज द सिस्टम। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर हम एक काम करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। यहां पर एक रॉड के थ्रू इस पिस्टन को लगा हुआ है, यहां पर गैस भरे हुए हैं। लेट्स सपोज गैस के मॉलिक्यूल्स है ये सारे। क्लियर है कि नहीं बच्चे, समझ में आ रहा? ये क्या है? पिस्टन है। पिस्टन समझते हो? इसको प्रेशर लगा के अंदर लेके जाया जा सकता है, जो भी हो। ठीक है, आगे समझते हैं। ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर अभी जो इंटरनल एनर्जी है वो हम मान लेते हैं क्या है, यू इनिशियल। अभी जो भी है, वी डोंट नो हाउ मच, बट यू इनिशियल अभी इंटरनल एनर्जी ये है। इसको हमको चेंज करना है। इसको चेंज करके फाइनली कुछ लाना है। ये जो चेंज है ये कैसे कर सकते हैं, इस पर बात हो रहा है। तो इसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें करके इसको कर सकते हैं। 1 2 3, पहला 3 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 3 पहले पढ़ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि सबसे आसान है। लिख रहा है मैटर इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। अगर इस सिस्टम के अंदर में जो मैटर है उस मैटर से कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है या बाहर से कुछ और मैटर इसके अंदर डाल दिया जाता है तो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी जस्ट आपने पढ़ा, यस और नो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने के वजह से ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है तो इसका अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी है। अगर इससे कुछ सब्सटेंस बाहर निकाल दीजिएगा तो इसका इंटरनल एनर्जी जो अभी है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मैटर इंटर करेगा, जब इस पर मैटर इंटर करेगा, जब मैटर इंटर करेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं? और जब मैटर लीव करेगा, जब मैटर इससे लीव करेगा, जब इससे मैटर छोड़ करके जाएगा, तब इसका इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब अगर इंक्रीज करेगा तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज लेस देन फाइनल इंटरनल एनर्जी। और यहां पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल इंटरनल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ गया है? क्या ये बात समझ में आ गया है? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है इस बात पर ये डिपेंड करता है कि कितना चेंज होगा। जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। सब्सटेंस को कम कर दीजिएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था और सबसे सिंपल था। पहला पॉइंट पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां हमने ये बात लिखा था, नहीं पढ़ा था, सुनिए ध्यान से। अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी मे बी ब्रॉट अबाउट व्हेन। तो शुरू में ही बोल चुके हैं कि तीन चीजें करना पड़ेगा तभी जाकर के इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। पहला आप देख चुके हैं जो कि तीसरा पॉइंट था हमारा, बट पहले हम इस चीज को समझ लें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ, हीट। और उसके नेक्स्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ वो देख लीजिए, क्या लिखा हुआ, वर्क। मतलब हीट पास्ड इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। जब हम किसी सिस्टम पर हीट या तो इंटर करा देंगे या इस सिस्टम से हीट बाहर निकाल देंगे तब भी इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। पहला बात। दूसरा बात, अगर इस सिस्टम पे हम काम कर देंगे या ये सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर देगा तब भी इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। कब क्या होगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, समझ। लेकिन ये बात अभी दिमाग में सेट होना है कि क्या करके इसका इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। पहला बात, इसका सब्सटेंस, इसके अंदर जो मैटर है उसका क्वांटिटी को चेंज करके।
बढ़ा देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा बात क्या कह रहा है यहाँ पर, हीट पास करा के, अगर इसके अंदर हीट हम दे देंगे तो इसका इंटरनल एनर्जी बच्चा बढ़ जाएगा, अगर इसके अंदर जो हीट है उसको बाहर निकाल देंगे तो इसका इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और यहां तीसरा बात क्या कह रहा है, वर्क करके, अगर हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के अंदर वर्क करेंगे, हम वर्क करेंगे इस पर, तो इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। और अगर ये सिस्टम को अलाउ करेंगे वर्क करने के लिए कि भाई तुम काम करो, तुम काम करो, मतलब क्या करेगा, इस पिस्टन को उठा करके बाहर निकाल देगा, खुद वर्क किया। अब ये वर्क कैसे होता नहीं होता वो हमारा समझने का विषय है, वो नेक्स्ट टारगेट हमारा वही है कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझे। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट टारगेट हमारा वही है, डोंट वरी, अभी सीखेंगे। लेकिन ये बात दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो या तो मैटर जो भी है अंदर में उसका क्वांटिटी को चेंज कर दीजिए, या तो हीट दीजिए या हीट निकाल दीजिए, और तीसरा या तो इस पर वर्क कीजिए या इसको वर्क करने दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हीट, वर्क और मैटर, ये तीन चीज याद रखिए। मैटर निकालिए या उसको दीजिए, हीट उसको दीजिए या उससे निकालिए, वर्क उस पर कीजिए वो या उसको वर्क करने दीजिए। क्लियर है कि नहीं? ये तीन तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये वाला डिटेल में तो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सब्सटेंस को अगर डालेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, सब्सटेंस निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। इसके बारे में कोई बात अलग से नहीं करेंगे। अब हम हीट और वर्क के बारे में अलग से बात करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब हमें समझना है कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को अगर चेंज करना है तो या तो हीट का यूज करेंगे हम या तो वर्क का यूज करेंगे। तो हीट एंड वर्क हमने हेडिंग लगाया है। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, नोट्स आपके सामने आ रही है। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज, यहां पे एनर्जी कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम में इंक्रीज और डिक्रीज इन सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हो सकती है, बट टू कॉमन वेज आर हीट एंड वर्क। दो कॉमन तरीका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है जो आपको इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है, हीट एंड वर्क। मतलब सिस्टम के अंदर हीट दो या हीट निकालो, या सिस्टम पर वर्क करो या सिस्टम को वर्क करने दो, ऐसा करके आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज कराना है। क्लियर है कि नहीं? तो पहले इस हीट और वर्क को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग इंटरनल एनर्जी को फर्दर समझ पाए। तो अभी हमने हेडिंग लिखा है इसलिए हीट और एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लिख रहा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस in temperature between them. Heat flows from higher temperature to lower temperature, therefore it is regarded as energy on the move. आगे बात करेंगे फिर वर्क के बारे में, पहले हीट के बारे में ये बात क्या कह रहा है इस चीज को समझते हैं। हीट क्या कह रहा है? हीट कुछ और नहीं बच्चा, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और हीट के बारे में ये बात कह रहा है कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and it can flow from one body to another body. एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। लेट सपोज ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर T1 है, ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर T2 है, और अगर आपको पता है कि T1 ज्यादा है T2 से, T1 ज्यादा है T2 से, मतलब दिस इज हॉट बॉडी एंड दिस इज कूल बॉडी। तो हीट फ्लो करेगा किधर? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर। दिस इज हीट। क्लियर है कि नहीं? कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। समझ में आ रहा? जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तब ये हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगर सिस्टम से हम हीट को बाहर निकाल दे तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, या सिस्टम पर हीट दे दे तो भी इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो ये एक तरीका होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है? समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमेशा, रिवर्स नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं वर्क के बारे में। अब बात होगा वर्क के लिए, नोट्स आपके सामने आ रही है, इसको पढ़ते हैं। आप लोग ऑलरेडी वर्क के बारे में फिजिक्स में पढ़े हैं, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा केमिस्ट्री में, जो कि हमको यहाँ समझना पड़ेगा अलग से। जितना फिजिक्स में पढ़े हैं उतना लिखा हुआ है, देख लीजिए। वर्क इज सेड टू बी परफॉर्म इफ the point of application of force is displaced in the direction of force. It is equal to the force multiplied by the displacement, that is distance through which the force acts. Okay. क्या कह रहा वर्क के बारे में? What is work? अगर हम वर्क के बारे में बात करें तो वर्क आपने फिजिक्स में जो पढ़ा है वो क्या है? वर्क इज नथिंग बट, कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए,
और इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के यहां चला आया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? लेट्स सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिधर फोर्स लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क इक्वल टू क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर हमने ना फिजिक्स का टीचर हमारा पढ़ा है एफ डॉट एस, या फिर ऐसे पढ़ाया हुआ एफ डॉट एक्स, यहां डिस्प्लेसमेंट एक्स लिख रहे हैं, या इसको क्या लिखते हैं? एफ, यहां एक्स लिखे तो एक्स लिखेंगे, डॉट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बच्चा ध्यान से देखो, एफ और एक्स के बीच में कौन सा एंगल है? जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स है, मतलब एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 डिग्री बैठाएंगे, जैसे ही कॉस थीटा 0 डिग्री आएगा वो 1 के बराबर होता है। एफ एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसीलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिजिक्स में हम सीख चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे क्या कह रहा है? क्या केमिस्ट्री में ये काम आएगा? कहीं काम नहीं आएगा। केमिस्ट्री में वर्क काम, ये जो वर्क आपने पढ़ा है ये वर्क काम नहीं आएगा। कौन कौन से टाइप के वर्क होते हैं दिख रहा है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वर्क विच वी जनरली कम अक्रॉस। 3 टाइप के वर्क होते हैं जो हम लोग जनरली यूज में लाते हैं। दीज आर ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या है मैकेनिकल वर्क? मैकेनिकल वर्क ये क्या है? व्हाट इज मैकेनिकल वर्क? ये जो आप ये जो वर्क देख रहे हो ना, यही मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है उसे मैकेनिकल वर्क कहते हैं। मैकेनिकल वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, क्लियर है कि नहीं? दूसरा कह रहा इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, बच्चा इलेक्ट्रिकल वर्क क्या? सर क्लास 10 पर क्या है? कैसे? याद कीजिए, आप एक वायर ले रहे हैं और इस वायर में आपको टास्क दिया गया कि यहां पर एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसको इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो कैसे लेके जाइएगा? आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कीजिएगा बैटरी लगा के। मान के चलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना लगाया? भी का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। जैसे भी का पोटेंशियल डिफरेंस लगाइएगा ये चार्ज उठ करके कहां पे आ जाएगा? बी पर आ जाएगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? याद कीजिएगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे करते थे ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता था? वर्क अपॉन चार्ज। ऐसे करते थे तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू या Q इंटू V, आगे पीछे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिकल वर्क। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक टर्मिनल से, वायर का किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जितना पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। यहां से फॉर्मूला से आपको पता चल रहा है, अगर क्लास 10 पास है तो आपको पता चल रहा होगा। V इक्वल टू W बाई Q आपने पढ़ा था, W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। सो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल वर्क। क्या लिख सकते हैं? Q इंटू V। Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। V इज नॉट द वेलोसिटी है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क। अभी हमने वैसे दिखाया था आपको ग्रेविटेशनल वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वही चीज। देखिए ध्यान से, मान के चलिए इस सरफेस में एक बॉडी रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस बॉडी को आप उठा करके यहां पर लेके गए, मतलब डिस्प्लेस किया, इसको डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? h हाइट तक डिस्प्लेस किया। इस समय यहां पर कितना वर्क किया आपने? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं? mg लगा रहे हैं बच्चा, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया? h किया। सो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया? mgh। सो दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल वर्क। ग्रेविटेशनल वर्क इक्वल टू क्या होता है? mgh। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सर मेनली ये 3 टाइप के जो वर्क होते हैं हम लोग जनरली यूज करते हैं, बट इन केमिस्ट्री इनमें से कोई यूज नहीं आएगा। तो फिर केमिस्ट्री में वर्क को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा वर्क के बारे में। वो कौन सा वर्क कहलाएगा सर? केमिस्ट्री में जो वर्क पढ़ना पड़ेगा उसे हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये जो वर्क है ये वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, जो कि हमें यहां समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें समझना है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे निकाला जाता है बच्चा।
क्योंकि यही केमिस्ट्री में यूज होगा आगे जाके। सो व्हाट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसके लिए एक सिचुएशन लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए एक पिस्टन है, पहले तो एक सिलेंडर ले लीजिए आप, इसके हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे। और इस सिलेंडर में आपने यहां पर एक पिस्टन लगाया है, क्या विजिबल है? क्लियर है कि नहीं? और यहां पर एक रॉड लगा दिया है, क्लियर है? समझिएगा ध्यान से, क्लियर है? अंदर में क्या है? गैस है। बाहर से आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं इस पर, इसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। लेकिन अंदर में गैस है, तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं बोलता है अरे क्या तुम चूड़ी पहन के हो? अरे आजकल चूड़ी पहनने वाला बहुत कुछ कर देता है। अंदर में भी प्रेशर है। कौन से प्रेशर? गैस जो प्रेशर लगा रहा है, दैट इज इंटरनल प्रेशर आप कह सकते हो। इंटरनल प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर exerted by the gas on the walls। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर, आगे बात। लेट सपोज ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है जो हमने लगाया है बाहर से, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटरनल प्रेशर, तो क्या होगा? सर अगर ऐसा है कि ये प्रेशर अगर ज्यादा होगा, ये पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा। लेट सपोज अभी जो इसका वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, तो बाद में जो वॉल्यूम इसका आएगा वो इससे ज्यादा होगा कि इससे कम होगा? ये वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा ना यार, पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा। अरे पता है गैस कंप्रेसिबल होता है, गैस को तुम कंप्रेस कर सकते हो। तो लेट सपोज पहले आपका पिस्टन यहां पर था, अब पिस्टन यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया? लेट सपोज L डिस्प्लेसमेंट किया। क्लियर है कि नहीं? और ये जो पिस्टन था इसका एरिया आप मान लीजिए कितना है? एरिया ऑफ पिस्टन इज इक्वल टू ए। ठीक है, एरिया क्या मान ली? ए। समझने के लिए डायरेक्ट बताना चाहते हैं तो फॉर्मूला बता देते हैं, हो जाता काम। बट समझा रहे कैसे फॉर्मूला है। क्लियर है नहीं? एक बार समझ लोगे काम हो जाएगा, उसके बाद तो फॉर्मूला रटते रहो। तो अब जो है यहां पर ये सिचुएशन पर आकर के ये पिस्टन रुका हुआ है, क्या एरिया ऑफ द पिस्टन बदल गया है? नहीं सर, इससे क्या फर्क पड़ता है, एरिया ऑफ द पिस्टन तो वही है, बट द वॉल्यूम इज चेंज्ड। अब वॉल्यूम क्या है? V2 है। पहले वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है, अब वॉल्यूम V2 है जो कि डिक्रीज हुआ है। तो क्या आप यहां कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम हियर? चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा V लिखते हैं, और ये डेल्टा V किसके बराबर होगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के बराबर। यस और नो? फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। आपको दिख रहा है V2 इज लेस देन V1। अगर V2 कम है और V1 ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा आंसर ना। क्या आएगा आंसर? नेगेटिव। तो चेंज इन वॉल्यूम यहां पर क्या आ रहा है बच्चा? नेगेटिव आ रहा है। इसका यूज हम लेंगे बाद में। यहां चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। क्यों चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव कब आता है? क्योंकि जब आप क्या करते हो? कंप्रेस करते हो। एक्सटर्नल प्रेशर जब ज्यादा होता है इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन इंटरनल प्रेशर, तो आप क्या कर रहे हो? असल में कंप्रेशन कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। और कंप्रेशन के समय में ऐसा होता है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक्सपेंशन होगा जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, उसको भी देख लेंगे हम। एक काम करते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसको हम केस 1 ले लेते हैं, ताकि आप दोनों केस के लिए समझ जाओ। हम अभी कंप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। तो हमें निकालना है सर वर्क डन। हमें निकालना है वर्क डन। और मैकेनिकल वर्क डन क्योंकि मूव हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो उसके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला लिखता है दैट इज मैकेनिकल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस पर लगाए तुम, बोले सर प्रेशर लगाया, फोर्स तो नहीं लगाया। कोई बात नहीं, प्रेशर और फोर्स का बीच रिलेशन हमें पता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम मान लेते हैं F फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दिख रहा है? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? बोलो रे, L डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ डॉट नहीं लिख रहे, हमें पता है जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब डॉट हटेगा cos थीटा लगेगा, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, हमें ये बात पता है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कैसे निकाले, ध्यान से देखिएगा। प्रेशर लगाए हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या आपको यह बात नहीं पता है? व्हाट इज प्रेशर बच्चा? थ्रस्ट बोलते थे, परपेंडिकुलर फोर्स, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता था डिवाइड बाय एरिया। तो अगर आप फोर्स यहां से निकालने का कोशिश करें तो व्हाट विल बी द फोर्स? F इक्वल टू हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू ए। क्लियर है कि नहीं?
तो क्या फोर्स का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं? सो वर्क डन को W लिख देते हैं, F के जगह हम क्या लिख देंगे, P एक्सटर्नल इंटू A, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, L। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, ये A इंटू एल, A इंटू एल का मतलब क्या है, एरिया इंटू थिकनेस। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये ऐसा एरिया है, और ये क्या है, थिकनेस है, कितना दूर तक गया है। तो मान के चलिए कि ऐसा एक तो एरिया है जो इतना दूर तक गया है, L तक गया है, ये A एरिया है, ठीक है। तो ऐसा 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 करते करते आप यहां तक जाएंगे और ऐसा पूरा फुलफिल कीजिएगा इस जगह को पूरा। तो असल में क्या निकाल रहे हो आप इस जगह का, वॉल्यूम। एरिया इंटू थिकनेस इज नथिंग बट वॉल्यूम। A इंटू एल इज वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या हम यहां पर W इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V लिख सकते हैं? मतलब हाँ, पक्का, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन दिस केस। बट कुछ और बातें यहां हमें समझना पड़ेगा। हियर द वॉल्यूम इज चेंजिंग, नो, हियर द वॉल्यूम इज चेंजिंग, हियर द वॉल्यूम इज चेंजिंग। अगर प्रेशर चेंज होता तब क्या करते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो जब भी वॉल्यूम में चेंज होगा, जब भी वॉल्यूम में चेंज होगा, इस जगह में जो आपने V लिखा है वहां चेंज इन वॉल्यूम लिखना होगा। तो क्या निकलेगा, वर्क डन निकलेगा। वर्क डन इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लिखना होगा, ध्यान रहेगा। इसको लिख के हाईलाइट कर लीजिए आप। चेंज इन वॉल्यूम क्यों हो रहा है? अरे भाई, वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए चेंज इन वॉल्यूम डालेंगे ना। ये कौन सा वॉल्यूम है, एरिया इंटू थिकनेस, कौन सा वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है, इतना वाला वॉल्यूम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कौन सा वॉल्यूम है, इस जगह का वॉल्यूम कितना है, अभी आपने देखा। बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये मान के चलो पहले ऐसा था, इतना वॉल्यूम था, और अब जो है कंप्रेशन के बाद जो है वॉल्यूम कितना आ चुका है, इतना आ चुका है। तो अभी जो वॉल्यूम यहां पर पुट करोगे V वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम क्या है, असल में इस जगह का वॉल्यूम है, और इस जगह का वॉल्यूम क्या है, यहां अगर क्या था V1 था, यहां अगर क्या है V2 है, तो इस जगह का वॉल्यूम कितना होगा, डेल्टा V ही होगा ना। डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस सॉरी V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये है डेल्टा V। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो यहां पर वॉल्यूम भी हमने लिखा है, लेकिन यहां पर बैठाना असल में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और चेंज इन इस जगह का वॉल्यूम को हमने लिखा है, ना इस वॉल्यूम को लिखा है, ना इस वॉल्यूम को लिखा है। हमने कौन सा वॉल्यूम को लिखा है, जो वॉल्यूम में चेंज आया है उसको लिखा है। सो दिस इज वर्क डन। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। यहां चेंज इन वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चेंज इन वॉल्यूम क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मतलब नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, कंप्रेशन के टाइम पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, नेगेटिव। तो याद रखिएगा, चेंज इन वॉल्यूम चूंकि नेगेटिव है, इस वजह से यहां पर आंसर में माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा भी लिखा जाता है, क्योंकि डेल्टा भी जो है क्या होता है, यहां पर नेगेटिव होता है। क्लियर है कि नहीं? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक और तरीके का प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो सकता है, जिसे हम केस 2 नाम दे रहे हैं। अब ये केस 2 में जो हमने केस 1 में किया, जस्ट इसका रिवर्स करेंगे और कुछ नहीं। ये मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है जिस पर एक पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन से एक रॉड इस तरह से लगा हुआ है, जैसे कि अभी लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अंदर गैस है, और इसके अंदर गैस जो है वो इस पर प्रेशर लगा रहा है, इस पिस्टन पर, दैट इज इंटरनल प्रेशर। और हम भी इधर से बाहर से एक एक्सटर्नल एजेंट भी इसको प्रेशर लगा रहा है, दैट इज आप कह सकते हैं इसको क्या, एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि जो इंटरनल प्रेशर है वो ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, V1 है, और अब जो है वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सर। हाँ सर, क्यों बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। तो अंदर के जो गैस है, वो जो वॉल पे प्रेशर लगा रहा है वो ज्यादा है बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसके कंपैरिजन में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो काइंडली कमेंट कर दीजिए क्लियर सर। अगर क्लियर है तो क्लियर सर, नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट, अगर जो भी चीज पर हो रहा कमेंट कीजिए, डाउट हो रहा है। आगे बात करें तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ के हो गया है V2, लेट्स सपोज। क्लियर है कि नहीं?
तो हमने यहां पर माना कि जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है तो इसका क्या होता है, कंप्रेशन की एक्सपेंशन, सर खुल गया, क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। अभी आप कंप्रेशन देखे थे ना, अब क्या देख रहे हैं, एक्सपेंशन। इस सिचुएशन में चेंज इन वॉल्यूम निकालिए, चेंज इन वॉल्यूम निकालिए। चेंज इन वॉल्यूम अभी क्या होगा, जिसे आप डेल्टा भी कह रहे हैं, सर फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1 इज इक्वल टू, जरा बताइएगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जस्ट फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल वॉल्यूम, इसका मतलब ये जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कॉम्प्रेशन में, सॉरी एक्सपेंशन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये लिख के हमने रख लिया। क्लियर है कि नहीं। तो आपने जो प्रेशर इधर से लगाया और इधर से लगाया, लेकिन रिजल्ट में ये डिस्प्लेस हुआ है इधर, कितना डिस्प्लेस हुआ है, लेट्स सपोज ए, सॉरी एल, और इस पिस्टन का जो एरिया था, एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया ऑफ पिस्टन अगेन, एरिया ऑफ पिस्टन अगेन ए ले लिया। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, आगे बात करते हैं। सो व्हाट इज वर्क डन, सो वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या लिखे हैं, एल, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एल। कितना डिस्प्लेस हुआ है, लेट्स सपोज एल डिस्प्लेस हुआ है। फोर्स के जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि फोर्स, सॉरी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। कौन सा प्रेशर, अभी भी एक्सटर्नल प्रेशर ही लिखेंगे। हाँ मालूम है कि कम है, एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन इंटरनल प्रेशर, लेकिन अभी भी कौन सा प्रेशर लिख रहे हैं आप, एक्सटर्नल प्रेशर ही लिख रहे हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत बच्चा इंटरनल प्रेशर लिखने लगता है, ऐसा मत कीजिए। क्लियर है कि नहीं। तो अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे, एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो कौन सा वॉल्यूम हमें लिखना होगा, ये वाला वॉल्यूम। बच्चा ध्यान से देखो, ये जो वॉल्यूम था V1 था, और ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, V2 है। इन दोनों के बीच का जो वॉल्यूम है वो क्या है, डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम। इस जगह क्या लिखना होता है, डेल्टा वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, यहां देख के पता कीजिएगा कि चेंज इन वॉल्यूम यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। इसके पहले जो लिखे थे वो क्या आया था, नेगेटिव आ गया था। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन में जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और एक्सपेंशन में जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया है, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, नोट। ये जो आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, अगर बदल रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं यार, अगर ये प्रेशर बदल रहा है, इफ P एक्सटर्नल इज वेरिएबल, अगर बदल रहा है, तो वर्क का जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं वो वैलिड नहीं है। क्या होगा फिर, इंटीग्रेशन करना होगा आपको P एक्सटर्नल, और डेल्टा V की जगह क्या लिखना होगा, dV। ध्यान रखिएगा इस बात को। और प्लस माइनस क्या होगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो माइनस आ जाएगा, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। समझ में आ रहा, प्लस और माइनस दोनों याद रखिएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, अगर चेंज हो रहा है, तब जाकर के इंटीग्रेशन करना होगा प्रेशर का, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हर इंस्टेंट पर जो वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से प्रेशर चेंज हो रहा होगा। प्रेशर बदलता जाएगा, इसका वॉल्यूम जो चेंज आएगा वो हर इंस्टेंट पे बदलता जाएगा, इसलिए इसको लिखते हैं। आप फिजिक्स में ऑलरेडी बात पढ़ते हैं, अगर कोई भी चीज वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में आप कोई चीज को निकाल रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्लियर है कि नहीं। अच्छा आगे बात करते हैं। इसको आप एक ग्राफ के मदद से बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। क्या हम इसी स्लाइड पे एक ग्राफ बता देते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर हम ग्राफ बता देते हैं, पीवी ग्राफ, बात समझिएगा। कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। एक तरफ हम प्रेशर लेंगे, एक तरफ हम वॉल्यूम ले लेते हैं। दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज प्रेशर एक्सिस। क्लियर है। लेट सपोज द प्रेशर यू आर अप्लाइंग इज कांस्टेंट, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो इस तरह से आएगा। क्लियर है कि नहीं। और आपको वर्क निकालना पड़ेगा, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू
चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम पे ध्यान दीजिएगा, पहले वॉल्यूम यहाँ पर V1 है, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या हो चुका है, V2 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो प्रेशर यहाँ पर कितना प्रेशर है, P मान लिए हो तो। सो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम दैट इज V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब असल में क्या कर रहे हो तुम, एरिया ही तो निकाल रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो वर्क डन इन दिस ग्राफ इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या ना, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। अगर पीवी का ग्राफ दिया हुआ है और वर्क डन निकालना है तो सीधा सीधी क्या कीजिएगा, पीवी के अंदर में जो भी ग्राफ है उसका एरिया निकाल दीजिए, सीधा सीधी क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अभी आपने थोड़ा देर पहले ये बात बताया कि ये अगर कांस्टेंट है तब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर कांस्टेंट नहीं है बच्चा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, कहां पर बना दे, यहीं पे नीचे बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ग्राफ, अगर प्रेशर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो आपने बनाया था वो नहीं होगा, कुछ इस प्रकार होगा, मान लेते हैं बदल रहा है प्रेशर, इधर प्रेशर आपने लिया है और इधर वॉल्यूम आपने लिया है। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेशर देखिए ध्यान से, प्रेशर यहां पर कुछ और है, यहां पर प्रेशर कुछ और है, प्रेशर बदल रहा है और वॉल्यूम तो बदलना ही चाहिए, बिना वॉल्यूम बदले वर्क डन नहीं होगा, हाँ ना? आपको पता है वर्क डन कब होता है, अगर फिजिक्स में पढ़े तो बिना डिस्प्लेसमेंट के वर्क डन नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ बिना वॉल्यूम चेंज हुए वर्क डन नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होना ही पड़ेगा, प्रेशर चेंज हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर वॉल्यूम इनिशियली V1 है, फाइनली मान लेते हैं V2 है। क्लियर है कि नहीं? अगर यहां पर आपको एरिया ये निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या कीजिएगा आप, कैसे निकालिएगा यहाँ का वॉल्यूम? निकालने का तरीका आपने सीखा होगा, एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर काट देते हैं, पतला सा, कितना लेंथ का स्ट्रिप काट देते हैं, डीवी, ये वी एक्सिस है ना, तो डीवी लेंथ का काट देते हैं और इस जगह पर जो प्रेशर होता है उसको कुछ भी मान लेते हैं। बोलने का मतलब यहाँ पर जो वर्क डन है वो P लिखेंगे और P लिखने के बाद क्या करेंगे, इस dV के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे सर, V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। तो ये होगा तरीका निकालने का, जो कि हम यहाँ ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन इस ग्राफ के माध्यम से हम क्या और बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर में भी जो एरिया है वही क्या है, इसका वर्क डन है। अगर पीवी ग्राफ दिया तो सीधा सीधे दिमाग में ये चलना चाहिए, उसके अंदर का ग्राफ, उसके अंदर का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। अभी भी ये बात ही बताया, यहाँ पे ये लिखा नहीं था, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं? यहाँ वॉल्यूम वेरिएबल है, यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएबल, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। क्या आपको समझ में आ गया है? बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया है? ये वाला जो एग्जाम्पल हमने दिया इस बॉर्डर लाइन के ऊपर, ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए था, ये जो दिया ये किसका था, वेरिएबल प्रेशर के लिए। क्लियर है? तो वर्क डन हो गया क्लियर। अगर वर्क डन हो गया क्लियर भाई साहब और हीट हो गया क्लियर भाई साहब, तो वापस हमें आना पड़ेगा किस पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने क्या सोचा था कि इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज करना है तो तीन तरीके हैं। पहला तरीका, सब्सटेंस को इंक्रीज कर दीजिए, सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस है उसको बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, वो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। दूसरा तरीका क्या था, हीट को अंदर ले जाइए या हीट को बाहर लाइए। और तीसरा तरीका, वर्क कीजिए आप सिस्टम पर या सिस्टम को वर्क करने दीजिए। तो हीट और वर्क समझने के बाद वापस हम चलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल एनर्जी में वापस जाना है हमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में वापस जाना है, बट उससे पहले जो हीट और वर्क पढ़े हैं उसका यूनिट्स देख लेते हैं और कुछ साइन कन्वेंशन है जो IUPAC ने बताया है उसको मान करके हमें आगे बढ़ना होगा। दैट इज यूनिट पहले देख लेते हैं। हीट को जो मेजर करेंगे जनरली इस चैप्टर के अंदर कैलोरी में या जूल में करेंगे। याद रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। क्लियर है? और अगर बात करें किलो कैलोरी का तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.18 किलो जूल होता है। हीट का यही बस दोनों बात होगा। जहां तक बात है वर्क का, तो वर्क किसमें कैलकुलेट करेंगे, जूल में। असल में जूल क्या है, अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो वर्क इक्वल टू क्या कहते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। ये जो न्यूटन मीटर आप देख रहे हैं ना, न्यूटन मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं बच्चा। क्लियर है कि नहीं? तो जूल में कैलकुलेट करते हैं वर्क, या ये तो ऐसा यूनिट हो गया। और आपको ये बात पता है कि सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। क्लियर है कि नहीं? तो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो जूल और कैलोरी में, तो अभी देखें आप 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, तो 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी होगा, ये 4.18 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो निकल करके आएगा 0.2390 कैलोरी। क्लियर है कि नहीं?
ठीक है सर, आगे बात करते हैं। यहाँ पे 3 यूनिट्स के बारे में जो डिस्कस हो रहा है याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो यूनिट होता है एनर्जी का यहाँ पर वो क्या है? कैलोरी है। 1 कैलोरी इज मोर देन 1 जूल एंड 1 जूल इज मोर देन 1 अर्ग। इस बात को भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब वापस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है साइन कन्वेंशन। इसके वजह से सारे न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं प्लस माइनस के चक्कर में। हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन किया है, आईयूपीएससी ने जो बताया उसको फॉलो करना होगा। क्या कह रहा है? जब कोई सिस्टम, ध्यान से देखो सुनिएगा, ये है सिस्टम। जब कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। क्यों लिखते हैं? हीट का मतलब क्या है? क्यू। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा बच्चा तो प्लस लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर यही चीज हीट क्या हो? एवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, हीट अगर इससे निकाला जाए तो माइनस लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज प्लस क्यू, बट evolved by the system is माइनस क्यू। ध्यान रहेगा इस बात का। अगर सिस्टम पर हीट आ रहा है तो पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से बाहर निकल रहा है हीट तो नेगेटिव। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे बात करें वर्क के बारे में कि वर्क कौन कर रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब हम लोग काम कर रहे हैं सिस्टम पर। तो जब हम लोग वर्क करेंगे सिस्टम पर, फिर से वही बात, जब हम लोग सिस्टम पर वर्क करेंगे बच्चा, हम लोग सिस्टम पर वर्क करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, और ऑन द सिस्टम जब भी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर ये सिस्टम वर्क करेगा मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब वर्क डन बाहर की तरफ हो रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, उस समय वर्क डन नेगेटिव होगा। याद रहेगा ये चीज? क्लियर है कि नहीं? सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन, और वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव वर्क डन। ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, हम इस तरह से याद रखते हैं कि अगर सिस्टम के पास कुछ भी जा रहा तो वो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम से बाहर निकल रहा है कुछ भी तो वो नेगेटिव है। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में अब हम लोग जा सकते हैं ध्यान। तो चलिए अब वापस इंटरनल एनर्जी में चेंज करते हैं। इंटरनल एनर्जी में चेंज 3 तरीके से हो सकता है। एक तरीका मैटर कम बेसी करके हो सकता है, दूसरा हमने बोला था वर्क करके हो सकता है। तो वही हेडिंग लिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। अगर वर्क करके इंटरनल एनर्जी में चेंज करें तो कैसे करें? लेट्स सपोज आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास ये एक सिस्टम है, और ये कैसा सिस्टम है आपको मैं बताऊं अगर, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोथर्मल नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम आप कह सकते हैं। एडियाबैटिक वॉल है, यहां पर क्या है? एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल है। अगर एडियाबैटिक वॉल है इसका मतलब ये जो वॉल्स हैं इसके थ्रू हीट का आना जाना पॉसिबल नहीं है, हीट का चेंज नहीं है कुछ भी, देयर इज नो चेंज इन हीट। क्लियर है कि नहीं? हीट का आना जाना अलाउड नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? वर्क करना है। इंटरनल एनर्जी में चेंज हीट चेंज करके भी तो होता है, हाँ पता है, उसको अलग से पढ़ेंगे। हम पढ़ यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। हम वर्क करके इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज कर सकते हैं ये बात कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो कि हीट में कोई चेंज हो। तो मान के चलते हैं कि सिस्टम के अंदर के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये सब गैस के पार्टिकल्स हैं। ओके, ये हमने पिस्टन लगा दिया, जैसे कि पिस्टन लगाया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज अभी इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, इनिशियल इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? U1 है, हम मान रहे हैं। क्लियर है ना? अब अगर इस पर इंटरनल एनर्जी U1 है, इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करें? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और कैसे पता चलेगा कि वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है? तो एक काम करते हैं, यहां पर बहुत सारा तरीका है करने का, लेकिन एक तरीका हम यहां पर कर सकते हैं कि यहां पर एक रॉड डाल दिए पहले से। कौन सा रॉड? अरे हीटिंग रॉड, आपको पता है ना हीटिंग रॉड डालने से क्या होता है? पानी वगैरह गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, ये इलेक्ट्रिक वाला रॉड है, समझ में आ रहा है? और स्विच कर दिए ऑन तो ये क्या होने लगेगा? हीट होने लगेगा। होने लगेगा कि नहीं? हीट होने लगेगा। अगर इसका टेम्परेचर पहले लेट्स सपोज T1 था, बाद में टेम्परेचर चेंज होकर के क्या हो गया? T2 हो गया। अगर चेंज हो गया है तो कौन सा वर्क कर रहे हो तुम? यहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो। तुम वर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लेकिन ध्यान से सुनो, टेम्परेचर बदल रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर बदल सकता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ये ऑलरेडी बताया हुआ मैंने।
तो तुमने इस पर वर्क किया, क्या किया? तुमने इस पर वर्क किया, कैसा वर्क किया? इलेक्ट्रिकल वर्क किया, लेकिन जो वाल्स है वो क्या है? एडियाबैटिक है, हीट का आना जाना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही तुमने वर्क किया, तुमने जैसे ही वर्क किया, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, हाँ कि ना? क्योंकि टेम्परेचर बदल चुका है, और टेम्परेचर जैसे ही बदल चुका है, इसका इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ चुका है। तो हम उस समय बोल रहे हैं कि फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है? लेट्स सपोज U2 है। अरे समझा कि नहीं समझा? अभी शुरू में ही जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी बताया कि इंटरनल एनर्जी 5 बातों पर डिपेंड करता है, उनमें से एक टेम्परेचर भी था। अगर टेम्परेचर बदल गया है तो पक्का इसका इंटरनल एनर्जी बदल गया है। और क्यों यहां पर टेम्परेचर बदला? तो वर्क करके बदला। कौन सा वर्क है यहां पर? एडियाबैटिक वर्क। कौन सा वर्क? एडियाबैटिक वर्क। ये कौन सा वर्क होता है? ऐसा वर्क डन जिसमें हीट नहीं चेंज हुआ है। हीट का एक्सचेंज फ्रॉम दी सिस्टम टू सराउंडिंग नहीं हुआ है, या सराउंडिंग टू सिस्टम नहीं हुआ है, उसको क्या कहते हैं? एडियाबैटिक वर्क। यहां पर ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये एडियाबैटिक वर्क है, इसके थ्रू हीट का कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। और ये किसके बराबर है? तो सर वर्क डन के बराबर है। किसके बराबर है? वर्क डन। जितना आपने वर्क किया वही इसमें बदल जाएगा। इसका इंटरनल एनर्जी में बदलाव लाने के पीछे रीजन बनेगा। और ये कौन सा वर्क है? तो आप कह सकते हैं एडियाबैटिक वर्क। WAD शॉर्टकट में हम लिखते हैं। दिस इज नथिंग बट एडियाबैटिक वर्क। एडियाबैटिक वर्क, याद रखिएगा। ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क आपने किया होता है ना, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होते हैं। 2017 में जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल ये पूछा गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आइसोथर्मल वर्क, आइसोकोरिक वर्क, आइसोबैरिक वर्क और एडियाबैटिक वर्क। तो किसके बराबर होता है? एडियाबैटिक वर्क। चेक कर लीजिएगा, 2017 जेई मेंस का सवाल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एडियाबैटिक वर्क के इक्वल होता है। बोलो कोई डाउट है तो? नहीं? ठीक है, सुनिए। अब ये जो एडियाबैटिक वर्क है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन का, जो कि अभी जस्ट हमने बताया, साइन कन्वेंशन, ये जो वर्क हो रहा है कौन कर रहा है, ये सोच के देखना। क्लियर है कि नहीं? कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, तो ये वर्क डन को हम पॉजिटिव लेंगे बच्चे। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है, तो इस वर्क डन को नेगेटिव ले लेंगे हम। ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? एक बात। दूसरा बात यहां पर ये बता दें कि यहां पर एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन हुआ है, इस बात को भी देखना होता है कि अगर क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। अगर एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन कब होता है? जब यहां से प्रेशर लगा रहे हो P एक्सटर्नल, और इधर गैस भी प्रेशर लगा रहा है P इंटरनल, है ना? इंटरनल। एक्सपेंशन कब होता है? जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, उस समय जो एडियाबैटिक वर्क होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। और अगर कंप्रेशन के बारे में बात करें, कंप्रेशन, कंप्रेशन अगर हो रहा है तो कंप्रेशन कब होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा इंटरनल प्रेशर से, माने इंटरनल प्रेशर जो है वो लेस है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल प्रेशर। उस सिचुएशन में जो एडियाबैटिक वर्क होगा वो क्या होगा? भाई वॉल्यूम घटेगा ना, कंप्रेशन का मतलब है, इसका मतलब क्या होगा? एडियाबैटिक वर्क नेगेटिव। तो ये दो बातें, माने एक तो आपका साइन कन्वेंशन, और दूसरा बात ये देखते हुए कि एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, उस हिसाब से वर्क को बैठाइएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्लियर है कि नहीं है? तो डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एडियाबैटिक वर्क के बराबर होता है, अगर प्रोसेस में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है तब। अगर हीट का एक्सचेंज हो जाए तो क्या करें, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वर्क करने के बाद इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, लेकिन अगर वर्क नहीं करें तो क्या और प्रोसेस बचता है? हीट करना। लिख रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट। हीट करेंगे अब। क्या है? क्लियर है कि नहीं? मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, और ये जो सिस्टम के वाल्स है वो हीट कंडक्टिंग है। क्या है? हीट कंडक्टिंग।
वाल्व्स, मतलब ऐसे वाल्व्स जिससे हीट आना जाना कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसके अंदर मान के चलिए कोई सब्सटेंस है, लेट्स सपोज गैस वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। क्लियर है कि नहीं? इसका इंटरनल एनर्जी पहले U1 था, अभी लिख नहीं रहे हैं, लेट जैसे लिखे थे। इसका इंटरनल एनर्जी अभी कितना है? U1 है। अब आप क्या करेंगे? इसके अंदर हीट देंगे। ध्यान से सुनिए, हीट दे सकते हैं ना, हीट कंडक्टिंग वाला है, तो क्या कहिए नीचे से हीट करना शुरू कर दिए मान लीजिए, तो हीट होने लगा। जैसे ही हीट होने लगेगा, इसके अंदर हीट आएगा, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, सटाक से क्या बन जाएगा? U2। तो यहां पर आपने कोई वर्क लेकिन नहीं किया है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? हीट इसको दे रहे हैं। हीट निकाल भी सकते हैं, या तो हीट दे रहे हैं या तो हीट निकाल रहे हैं। चलिए, क्लियर है कि नहीं? आपने कोई वर्क नहीं किया है तो भी इसका इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हियर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हियर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, that is delta U, final internal energy minus initial internal energy, and that will be equal to heat। और वो हीट क्या है? हो सकता है आपने हीट इसको दिया है, हो सकता है हीट आपने इससे निकाला है। अगर आपने हीट दिया होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा, और हीट अगर इससे निकाला होगा तो इंटरनल एनर्जी घटा होगा। क्लियर है कि नहीं? सो यहां पर इस प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली कह सकते हैं हीट के इक्वल है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहां पे साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन हीट के लिए, अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है, अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो उस समय हम प्लस क्यू लिखेंगे इस जगह पर, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस क्यू लिखेंगे। लेकिन यही जगह अगर हीट एवॉल्व हुआ है, अगर हीट इस सिस्टम से बाहर निकला है, हीट एवॉल्व बाय द सिस्टम, तो इस समय हम आपको क्या लिखेंगे? यहां पर माइनस क्यू लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू लिखेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे कोई वर्क डन नहीं हुआ है, यहां हीट के वजह से इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो है, और हियर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट। अब वो हीट हो सकता है एब्जॉर्ब हुआ हो या हो सकता हो इससे एवॉल्व हुआ हो, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक जनरल केस लेते हैं, और जनरल केस में ये कह रहे हैं इवन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ बोथ हीट एंड वर्क। अगर कोई सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में आप चेंज कर रहे हो और उसके पीछे रीजन ये दोनों है, हीट और वर्क, तब हम क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ हीट है तो आपने लिखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, आपको बता चुके हैं साइन कन्वेंशन के साथ। और वर्क डन के बारे में बात कर चुके हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एडियाबेटिक वर्क डन, और ये भी प्लस माइनस के साथ होता है, वो सिचुएशन आप जान चुके हैं। लेकिन अगर जनरल केस का बात करें, अगर दोनों ही वजह है इंटरनल एनर्जी में चेंज का, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हीट प्लस वर्क डन। और कौन सा वर्क डन? एडियाबेटिक वर्क डन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इन जनरल ये लिखा जाता है। हो सकता है अगर सिर्फ ये सिचुएशन हो तो इसको जीरो कर देते हैं, अगर सिर्फ ये सिचुएशन हो तो ये जीरो कर देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर दोनों हो तो दोनों को रखते हैं। और ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने ये लिखा है, याद रखिएगा, आगे जाके इसी का नाम हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देंगे। दिस इज मैथमेटिकल expression of first law of thermodynamics। तो सर अलग से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ाएंगे? हाँ, अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन वहां यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, बट आप पूछिएगा मत कि ऐसा कैसे होगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हम पहले इस बात को प्रूफ कर चुके हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी पर बेस्ड है ये फर्स्ट लॉ जो है उस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसमें आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया।
तो कहाँ गया वो, किस वजह से चेंज हुआ वो, या तो कोई वर्क आपने किया होगा, या तो इससे हीट निकाला होगा, या तो हीट इसमें एब्जॉर्ब हुआ होगा। इन सब का समेशन करके ये जो एक्सप्रेशन निकाला गया, इसलिए बोल रहे हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में हम इस चीज को पढ़ाएंगे। लेकिन अब हमारा टारगेट है जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह हमने अभी तक पढ़ा इस लेक्चर में उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और काफी बड़ा लेक्चर हो चुका है, अब इस लेक्चर को हम और खींचेंगे नहीं, अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम आज के जो भी बातों को, जो भी एक्सप्रेशंस को देखा, जो भी टॉपिक्स को हमने कवर किया, उससे रिलेटेड जो भी सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।